हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं। आज से चैत्र मास आरंभ हो चुका है और इस चैत्र मास के प्रथम दिवस पर आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका यह पूरा वर्ष मंगलमय हो। आपको अपने जो भी आपके उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों की प्राप्ति हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए ले आया हूं आज एक नया टॉपिक मौलिक अधिकारों पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 32 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। और इन मूल अधिकारों के वर्णन में आप जानते हैं कि जैसे कि मूल अधिकार हमारे संविधान के द्वारा हमें 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। प्रारंभिक तौर पर जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था तो मूल अधिकारों की संख्या थी 7, लेकिन 44वें संविधान संशोधन सन 1978 में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया और अब मूल अधिकारों की संख्या बची हमारे पास 6। तो दोस्तों, इन्हीं मूल अधिकारों की चर्चा आज हम करेंगे। तो मूल अधिकारों की चर्चा में सबसे महत्वपूर्ण जो मूल अधिकार है, जो 6 नंबर पर है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मूल अधिकार इसीलिए लाए गए हैं भारतीय संविधान में, हमारे संविधान निर्माताओं ने मूल अधिकारों का इसलिए रखा गया है ताकि व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास कर सके। देश का प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास कर सके, इसलिए मूल अधिकारों की अवधारणा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से 32 में रखी गई है। तो दोस्तों, मूल अधिकारों को लागू करना एक अलग बात है और उनको क्रियान्वित करना एक अलग बात है। और तो क्रियान्वित कैसे होगा, कितने हद तक ये क्रियान्वित हो पाएगा, उसको देखने के लिए, उस मूल अधिकारों को पूरी तरह से लागू कर पाने के लिए, करने के लिए ही संवैधानिक उपचारों का अधिकार लाया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार रखा गया है, जिसे मूल अधिकारों की श्रेणी में 6 श्रेणी पर इसे रखा गया है। तो दोस्तों, इसी संवैधानिक उपचारों के अधिकारों की मैं बात करूंगा। इसके अंतर्गत जो 5 रीटें हैं जो न्यायालय द्वारा जारी की जाती है, उन रीटों की चर्चा आज हम करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली जो रीट है इसकी, वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो दोस्तों, आप 5 रीटों को आपने सुना होगा, लेकिन इसके बारे में आप सभी को पूरी जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि परीक्षाओं में जब भी यहाँ से प्रश्न आए तो आपसे गलती न होने पाए। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत सबसे पहली रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट होती क्या है? तो इस रीट के अंतर्गत न्यायालय यह आदेश जारी करता है, यह रीट जारी करता है कि जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है उसे न्यायालय के सम्मुख प्रत्यक्ष रूप से उसे उपस्थित कराया जाए, ताकि न्यायालय यह देख सके कि जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है उसके उचित कारण उपलब्ध है या नहीं है। यदि उचित कारण उपलब्ध नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में बंदी बनाए गए व्यक्ति को रिहा कर सकता है, न्यायालय के द्वारा उसे रिहा कराया जा सकता है। तो ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट। दोस्तों, दूसरी इसकी रीट है परमादेश। परमादेश इसकी द्वितीय रीट है। जो यह रीट तब न्यायालय के द्वारा लगाई जाती है कि जब कोई सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति अपने कर्तव्यों का उचित पालन नहीं करता है, तब यह रीट जारी की जाती है। तो यह रीट उस प्राधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है जो अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन पूरी ईमानदारी से नहीं करता है। तब न्यायालय के द्वारा उस व्यक्ति के विरुद्ध यह रीट जारी की जाती है, जिसको परमादेश कहते हैं। और यह जो रीट है यह केवल और केवल व्यक्ति पर ही लागू नहीं होती है, बल्कि यह रीट न्यायालय उस विभाग पर भी जारी कर सकता है, या किसी सरकार पर भी जारी कर सकता है, या न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों पर भी जारी कर सकता है। तो यह है परमादेश, जिसे हम परम आदेश के नाम से जानते हैं। इसकी अगली जो रीट है वह है रीट प्रतिषेध। अब प्रतिषेध से क्या आशय है? तो दोस्तों देखिए, प्रतिषेध से आशय यह है कि एक उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को यह आदेश जारी करता है कि वह अमुक जो मामला है वह उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, अतः इस पर वह कोई भी कार्यवाही न करें।
इस बात के लिए अर्थात अपने अधीनस्थ न्यायालय को यह मना कर उस मामले पर सुनवाई करने के लिए मना करता है, तो इसे हम कहते हैं प्रतिषेध। प्रतिषेध का सीधा सा आशय होता है मना करना। मना करना अर्थात उच्चतम या उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों को मना करता है सुनवाई करने के लिए जो मामला उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो। तो ऐसी रीट को हम प्रतिषेध रीट के नाम से जानते हैं। दोस्तों अगली रीट है इसकी उत्प्रेषण। उत्प्रेषण, अब ये उत्प्रेषण रीट क्या होती है? उत्प्रेषण रीट से आशय ये है कि कोई भी उच्चतम या उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय के उस प्राधिकारी के विरुद्ध यह आदेश जारी करता है कि जिसने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है, अर्थात उसने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर आकर सुनवाई की है, तो ऐसे प्राधिकारी के विरुद्ध उच्च या उच्चतम न्यायालय उत्प्रेषण नामक रीट जारी करता है। अब दोस्तों इसमें देखने वाली बात यह है कि प्रतिषेध और उत्प्रेषण लगभग एक जैसी लगती है कि जिसमें कि उच्चतम न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को कार्रवाई करने से मना करता है, लेकिन इसमें अंतर है। प्रतिषेध से आशय क्या है कि यह रीट क्या है? तो सीधी सी बात यह है, ये समझने की बात है, प्रतिषेध और उत्प्रेषण बहुत महत्वपूर्ण ये रीटें हैं जिसको समझना आप लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। प्रतिषेध रीट तब जारी की जाती है जब अधीनस्थ न्यायालय में कार्यवाही चल रही हो। जब कार्यवाही चल रही हो तब यह रीट जो है उच्चतम या उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय पर लागू करता है, जारी करता है, जब उसमें कार्रवाई चल रही हो। तो ऐसी कार्रवाई को तुरंत बंद करें क्योंकि वह उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, यह कहता है उच्चतम और उच्च न्यायालय। उत्प्रेषण से आशय क्या है? उत्प्रेषण से आशय यह है कि यह रीट तब जारी की जाती है जब अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने अधिकार क्षेत्रों का उल्लंघन करते हुए सुनवाई कर दी जाती है, अर्थात इस पर कार्रवाई हो चुकी होती है, सुनवाई हो चुकी होती है। तो तब ऐसी स्थिति में उच्चतम या उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय के प्राधिकारी के विरुद्ध उत्प्रेषण रीट जारी करता है कि उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है। तो देखिए दोनों में अंतर यह है कि प्रतिषेध रीट जब कार्रवाई चल रही हो तब जारी की जाती है, और उत्प्रेषण रीट जब कार्रवाई हो चुकी होती है, सुनवाई हो चुकी होती है, तब उत्प्रेषण रीट जारी की जाती है। अगली जो पांचवी और महत्वपूर्ण रीट है वह है दोस्तों अधिकार पृच्छा। आपने नाम इसका बहुत सुना होगा, अधिकार पृच्छा। अब अधिकार पृच्छा रीट का क्या है? आखिर अधिकार पृच्छा रीट कहते किसको हैं? अधिकार पृच्छा रीट से आशय है कि एक न्यायालय यह रीट तब जारी करता है कि जब कोई व्यक्ति अनाधिकृत रूप से या असंवैधानिक रूप से या गैर कानूनी ढंग से किसी पद को प्राप्त कर लेता है, या किसी पद पर असंवैधानिक रूप से या गैर कानूनी ढंग से वह उस पद पर आसीन होता है, तब यह रीट अधिकार पृच्छा रीट जारी की जाती है। और ये पूछा जाता है उस व्यक्ति से कि तुम किस अधिकार से इस पद पर कार्य कर रहे हो। न्यायालय ऐसा सवाल करता है कि तुम किस अधिकार से इस पद पर कार्य कर रहे हो, और तब जब तक उस व्यक्ति के द्वारा संतोषजनक आंसर नहीं दिया जाता है तब तक वह व्यक्ति अपने पद पर कार्य नहीं कर सकता है। तो ऐसी रीट जो जारी की जाती है उसको कहा जाता है अधिकार पृच्छा। दोस्तों यहाँ पर और एक खास बात ध्यान रखने वाली ये है कि जब अनुच्छेद 352 जो संकटकालीन शक्तियाँ होती है राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति संकटकालीन शक्तियाँ जो होती है वो होती है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। तो जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा होता है, जब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगाता है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, तो तब राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि वो मूल अधिकारों को स्थगित कर सकता है। राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों को स्थगित कर सकता है, लेकिन इसमें खास बात एक देखने वाली ये है
कि राष्ट्रपति मूल अधिकारों को स्थगित तो कर सकता है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे बिंदु हैं, कुछ ऐसे अधिकार हैं जिनको जो राष्ट्रपति है वह स्थगित नहीं कर सकता है। तो वो कौन कौन से हैं? तो दोस्तों आप देखेंगे मूल अधिकार हमें मिले हैं अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 32 तक। इसमें आप देखेंगे एक अनुच्छेद 20 है और एक अनुच्छेद 21 है। ठीक है, आर्टिकल 20 और आर्टिकल जो है वह 21। दोस्तों ये दो ऐसे आर्टिकल है, ऐसी धाराएं हैं, ऐसे अनुच्छेद हैं जिनको राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान भी इन्हें स्थगित नहीं कर सकता।